और उसे हम फील करें, उसे हम महसूस करें, उसका हमें एहसास हो, एंड अप्रिशिएट द वाइड डिफरेंस बिटवीन इट। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि हम इस बात की प्रशंसा करें कि द वाइड डिफरेंस, व्हाट ही सेज इज दैट, कि हमारे में ये चीज होनी चाहिए कि हम उस चीज को फील करें, एंजॉय करें। किस चीज को? द बेस्ट वर्क ऑफ द रियल क्लासिक, जो वास्तविक श्रेष्ठ कार्य है उसको एंजॉय करें, उसकी प्रशंसा करें। और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो लेसर आर्टिस्टिक है और जो मोर आर्टिस्टिक है, जो कमतर श्रेष्ठ है और जो भव्य ढंग से श्रेष्ठ है, उस चीज को हम माने, समझें और उसकी प्रशंसा करें। और वो कब मुमकिन है? When it is possible, all other works of lesser artistic excellence. For this reason, he suggests his famous touchstone method. और ये कब मुमकिन है? कि when we evaluate, when we will understand the importance and the significance of the touchstone method. Dear friends, to the next slide. To keep in one's mind lines and expressions of the great masters. And when it is possible, how will we be able to put in our minds the touchstone method? The touchstone method को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं? यहां पर मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि to keep in one's mind the lines and expressions of the great masters. जो महान लेखक हैं, जो महान कृतिकार हैं, उनकी द्वारा लिखी गई अभिव्यक्तियों को और सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों को हम हमारे दिमाग में रखें, एंड टू अप्लाई देम एज अ टच स्टोन, और उससे एक पारस पत्थर की भांति हम अप्लाई करें टू अदर पोएटिकल वर्क्स, अन्य काव्यात्मक कार्यों के प्रति इन पंक्तियों को और इन अभिव्यक्तियों को हम अप्लाई करें। If the other works move us in the same way, यदि अन्य पंक्तियां, काव्यात्मक पंक्तियां हमें उसी प्रकार से मूव करती हैं, अपील करती हैं, as these lines and expressions do, जिस प्रकार से महान लेखकों की पंक्तियां और उनकी अभिव्यक्तियां हमें मूव करती हैं, अपील करती हैं, then it is really a great work, otherwise not. अगर हमें ठीक उसी प्रकार से वो पंक्तियां मूव करती हैं, अपील करती हैं, तब तो वो कविता, वो क्रिएशन, वो वर्क ऑफ आर्ट महान है, अदरवाइज नॉट। एक्सप्लेनिंग हिज मेथड, ही सेज, अपनी मेथड के बारे में और कहते हुए, उसका विस्तार करते हुए मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं, इंडीड देयर कैन बी नो मोर यूजफुल हेल्प फॉर डिस्कवरिंग व्हाट पोएट्री बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द ट्रूली एक्सेलेंट। डियर फ्रेंड्स, इट इज इंडीड वर्थ रिमेंबरिंग सेंटेंस। वास्तव में देयर कैन बी नो मोर यूजफुल हेल्प, इससे ज्यादा बढ़कर के और कोई उपयोगी मदद नहीं हो सकती। किससे ज्यादा बढ़कर के? कि फॉर डिस्कवरिंग, ये खोजना, What poetry belongs to the class, किस वर्ग से कविता संबंध रखती है, और वो वर्ग कौन सा? ऑफ द ट्रूली एक्सेलेंट, जो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट है, जो वास्तव में बढ़िया है, श्रेष्ठ है, महान है, उदात्त है, सबलाइम है। डियर फ्रेंड्स, आर्नल्ड देन सिलेक्ट्स, और उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड यहां पर टच स्टोन मेथड को नहीं छोड़ देते मित्रों। ही डज नॉट गिव अप हिज टच स्टोन मेथड जस्ट बाय एक्सप्लेनिंग हिज प्रिंसिपल। ही सजेस्ट्स, he inspires us, he teaches us that how the touchstone method can be applied to the lesser work of arts. And with the help of his touchstone method, what he says is that on the screen, on the slide, Arnold then selects a few widely different passages from Homer, Dante, Shakespeare and Milton. और फिर आर्नल्ड सजेस्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं
कुछ एक पंक्तियाँ, कुछ एक पैसेजेस होमर से लेते हैं, डांटे से लेते हैं, शेक्सपियर में से लेते हैं, मिल्टन से लेते हैं, एंड पॉइंट्स आउट और कहते हैं हाउ दे इम्प्रेस इक्वली बाय देयर पोइटिकल क्वालिटी। होमर की पंक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ, डांटे की काव्य पंक्तियाँ, शेक्सपियर की काव्य पंक्तियाँ और मिल्टन की काव्य पंक्तियाँ किस प्रकार से हमें उतने ही आकर्षक ढंग से प्रभावित करती हैं जिस प्रकार से एक दूसरे की पंक्तियां हमें प्रभावित करती हैं। सो दे ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ द ट्रूली एक्सेलेंट। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि वे सभी के सभी, सारे के सारे कवि, चाहे वो होमर हो, डांटे हो, शेक्सपियर हो या मिल्टन हो, वे सभी सर्वोत्कृष्ट हैं, सभी उदात्त हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। He further says, और वो कहते हैं आगे बढ़कर के कि critics give themselves great labor। आलोचक एक वो हैं, मैथ्यू आर्नल्ड एक आलोचक भी हैं। He is a critic too, as I said in the beginning of my lecture, that he is a critic too. Being a critic, what he says is that he has his own duty to put certain things as a critic. What he says is that critics give themselves, आलोचक अपने आप को देते हैं great labor, बहुत ज़्यादा परिश्रम देते हैं, to draw out what in the abstract constitutes the characters of a high quality of poetry। इतना ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि कविता में कहाँ पर महान गुण छिपा हुआ है वो बाहर निकालने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, और वो पूरा प्रयास करने में उन्हें काफ़ी जद्दोजहद उठानी पड़ती है, काफ़ी परिश्रम उठाना पड़ता है। दैट इज़ वॉट ही सेज विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, critics give themselves great labor to draw out what in the abstract constitutes the characters of a high quality of poetry। It is much better simply to have recourse to concrete examples to take specimens of poetry of the high। कविता जो उदात्त है, जो महान है, जो ऊंची है, उसके कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स लेना है, उनके मजबूत उदाहरण लेना है और उसके हिसाब से टच स्टोन मैथड, द ग्रांड स्टाइल, द रियल एस्टिमेट का उपयोग करना है। विद द हेल्प ऑफ द ग्रांड स्टाइल, टच स्टोन मैथड, वी कैन evaluate certain work of art and the lines of poetry and expressions। See in this slide what it says, the very highest quality, and to say the characters of a high quality of poetry, उदात्त गुण जिसमें है उस कविता का स्वभाव कैसा है, आर वॉट इज एक्सप्रेस्ड देयर, जो वहां पर अभिव्यक्त हुई है। दे आर फार बेटर रिकग्नाइज्ड, उन्हें ज्यादा अच्छे ढंग से पहचाना जा सकता है बाय बीइंग फेल्ट, उसका एहसास हो सकता है, उसके एहसासात हो सकते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द मास्टर, वो केवल जो उसके मालिक हैं, जो उसके महान लेखक हैं, उन्हीं की कविता में उसका एहसास हो सकता है। देन बाय बीइंग perused in the prose of the critic, आलोचक के द्वारा लिखे गए गद्य को भले ही हम कितने भी अच्छे ढंग से पढ़ें, उसमें उसका एहसास नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, बल्कि केवल कवि के द्वारा लिखी गई कविता में ही इस हाई क्वालिटी को, इस श्रेष्ठता को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आर्नल्ड वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक ऑफ हिज एज। मैथ्यू आर्नल्ड अपने युग के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक में से थे, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आलोचक थे, एंड कंटिन्यूज टू इंस्पायर राइटर्स इवन टुडे। और आज भी मैथ्यू आर्नल्ड लेखकों को प्रभावित करते चले आ रहे हैं और प्रेरित करते चले आ रहे हैं। रेफरिंग टू हिज, और क्यों प्रेरित करते चले आ रहे हैं मित्रों? Why he is influencing? Because there are certain universal elements in his principles of criticism. On those universal elements are still alive, are still inspiring so many authors, so many critics today. And that is what is there in this slide, referring to his wider influence. उनके विस्तृत
प्रभाव के कॉन्टेक्स्ट में, के संदर्भ में, लायोनेल ट्रीलिंग जो एक फेमस आलोचक है, लायोनेल ट्रीलिंग, अ फेमस critic says other critics may have, my dear friends, listen to this statement said by Lionel Trilling in his criticism. I have extracted this sentence which is very much influential, which is very much relevant today. What Lionel Trilling says, other critics may have been momentarily more exciting. लायोनेल ट्रीलिंग कहते हैं कि अन्य आलोचक क्षणिक तौर से एक्साइटिंग होंगे, बट आर्नल्ड वॉज इवेंचुअली मोर कन्विंसिंग। लेकिन आर्नल्ड जो थे वो घटना के क्रम में बहुत ज़्यादा आज तक वो कन्विंसिंग है, अपीलिंग है, वो हमें अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं। उनकी बातें, उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत, उनके विवेचनात्मक सिद्धांत, उनके समीक्षात्मक सिद्धांत हमारे गले उतरते हैं। What T.S. Eliot says, T.S. Eliot जो कहते हैं कि most of the academic literary opinions of our time were formed by Arnold. T.S. Eliot कहते हैं कि हमारे आज के वर्तमान युग के जो सबसे ज़्यादा शैक्षिक संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो किस आधार पर बनाए गए हैं? वो मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा दिए गए विवेचनात्मक समीक्षात्मक सिद्धांतों के आधार पर बनाए गए हैं। दैट इज व्हाट T.S. Eliot says, and he is very candid when he says that. He is very honest when he accepts that T.S. Eliot and his principles and his critical principles have been very much influenced by the principles of Matthew Arnold. Here in the next slide, F.O. Matthiessen is worth to be quoted when he says that all critics, सारे के सारे आलोचक, whether he is George Sainsbury, Charles Whibley, A.C. Bradley, W.B. Kerr and Irving Babbitt are all the continuators of the Arnold. यहाँ पर F.O. Matthiessen बेझिझक कहते हैं कि जॉर्ज सेंट्सबरी, चार्ल्स वेबली, A.C. ब्रेडले, W.B. केयर एंड इरविंग बेबिट, ये सारे के सारे जारी रखने वाले हैं। ये सारे के सारे आलोचक आर्नोल्ड की परंपरा को जारी रखते हैं। अपने सैद्धांतिक समीक्षात्मक सिद्धांतों में इन सभी ने आर्नोल्ड को छुआ है, आर्नोल्ड के प्रभाव से प्रभावित हैं। R.A. Scott James, a famous critic, says Arnold's position, आर्नोल्ड का स्थान in England, आर्नोल्ड का स्थान इंग्लैंड में was comparable with what that of Aristotle. एरिस्टोटल के साथ उसकी तुलना की गई थी in respect of, किन संदर्भों में, किन अर्थों में, of the wide influence he exercised. एक विस्तृत प्रभाव उन्होंने सारे आलोचकों पर, सारे समकालीन और आज के आलोचकों पर और पाठकों पर और लेखकों पर उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। द मार्क ही इम्प्रेस्ड अपॉन क्रिटिसिज्म, और जो निशानी, जो अपनी एक इनडेलिबल इम्प्रिंट आलोचना में रखी, एंड द ब्लाइंड फेथ विथ विच ही ट्रस्टेड बाय हिज वोटरीज, वोटरीज यानी भक्त मित्रों, डिवोटीज, उसके जो डिसाइपल्स थे, उसके जो विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थियों ने मैथ्यू आर्नोल्ड पर, मैथ्यू आर्नोल्ड के सिद्धांतों पर, मैथ्यू आर्नोल्ड के समीक्षात्मक सिद्धांतों पर एक ब्लाइंड फेथ रखा, एक जिसे बोलते अंधा विश्वास रखा। अंधा विश्वास रखने का यहाँ पर मित्रों कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। He was capable enough to inspire, influence the authors, the contemporary critics, and not only contemporary critics, he also inspired. That is what I said in the penultimate slide, that he inspired and influenced the critics of this age also. F.O. Matthiessen, R.A. Scott James, these are all contemporary critics, authors. Even they have been influenced by Matthew Arnold's critical principles and all that. Dear friends, I hope
you must have enjoyed, you must have been informed a little about Matthew Arnold's criticism and his critical principles. Although Matthew Arnold gave a lot with the help of touchstone method, he explains his theories, his critical principles related to three estimates, the grand style, the principles related to what I related with Longinus. So with the help of all those principles, he gave his grand style, three estimates, and all principles. He wrote so much, so many things about his, and voluminously he wrote. But here, because the time is limited, we can't discuss each and every, we can't discuss at length about the principles of criticism of Matthew Arnold. So here I think मैंने गागर में सागर वाली, बिंदु में सिंधु वाली बात की है मित्रों. आप लोगों के सामने the gist, the summary of critical principles propounded by Matthew Arnold. I have tried my level best to put all these things before you. I hope, I expect that you must have understood about the critical aspects, critical principles written and propounded by Matthew Arnold. And with this, I say goodbye to all of you, my dear friends. Thank you very much. Thank you again. Sandhan, All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.